हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस तरह है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका हम एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये लॉ मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर पेश किया, जिसमें हमारे पास फैगन, सूडी और जो है रदरफोर्ड का नाम आता है। ठीक है, बहरहाल हम इसकी जो है इस लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसमें वो कह रहा है दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ पेरेंट न्यूक्लियस emit alpha particles its atomic number is decreased by 2 units and new element is shifted 2 position to the left in the periodic table from that of the parent। ठीक है, इसको आपने दो जो है पॉइंट्स में समझना है। नंबर एक, ये हमारे पास एक पेरेंट जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आपने समझना है वो हीलियम है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? असल में हीलियम है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा पेरेंट एटम अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करेगा, कहता है इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा बाय 2 यूनिट्स। आपको साफ नज़र आ रहा होगा, पहले पोलोनियम का जो था हमारे पास एटॉमिक नंबर वो था 84, अब इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ कर गया है 2 यूनिट से, मतलब अब हो गया है 82। साथ ही वो कह रहा है कि जो नया एलिमेंट बनेगा, जो कि लेड का एलिमेंट बन रहा है, ठीक है, वो 2 पोजीशन लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पेरेंट एटम से 2 पोजीशन पीछे की तरफ चला जाएगा। मैं आपको इसको पीरियोडिक टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अगर आपको साफ नज़र आ रहा हो यहाँ पर, ये देखें जी, ये हमारे पास है पोलोनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 नंबर डिक्रीज़ हो गए थे ना, तो देखें ये 2 पोजीशन पीछे चला गया है। ठीक है, कहाँ चला गया है? ये बिस्मिथ से भी आगे निकलकर कहाँ चला गया है? लेड की तरफ चला गया। आपने 6th पीरियड की तरफ देखना है। पेरेंट एटम 2 पोजीशन पीछे चला गया लेफ़्ट की जानिब। बात समझ आई? 84 से 82 की तरफ आपने देखना है। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर जैसे ही 2 यूनिट कम हुआ, वो 2 पोजीशन पीछे चला गया और कन्वर्ट हो गया लेड की जानिब। ठीक है, अब हम आते हैं व्हेन द पेरेंट न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल। और अब जब हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस जो है बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेगा, एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट एंड हैंस द प्रोडक्ट इज़ शिफ्टेड 1 प्लेस टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अब क्या है? अब मेरा पेरेंट न्यूक्लियस बन गया है लेड। ठीक है, पहले क्या था? पोलोनियम था, जिसमें हमने जो है उसको कन्वर्ट करा दिया था लेड की तरफ। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हमने रिलीज़ करवा दिया था और उसको कन्वर्ट करा दिया था हमने लेड में। अब लेड ने क्या काम किया? लेड हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस बन गया, इसका एटॉमिक नंबर कहता है इंक्रीज़ कर गया है 1 यूनिट से। आपको साफ नज़र आ रहा होगा, 82 से 83 हो गया, बिस्मिथ बन गया। ठीक है, हैंस द प्रोडक्ट इज़ शिफ्टेड 1 प्लेस टू द राइट। कहता है इस तरीके से क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट 1 पोजीशन राइट की तरफ चली जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी। ये देखें, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये देखें, हमारे पास जो है लेड का एटॉमिक नंबर जैसे ही 1 बढ़ा तो इसकी पोजीशन भी 1 यूनिट बढ़ गई, मतलब 1 दर्जा बढ़ गई, और ये राइट की जानिब चला गया। कहाँ चला गया? बिस्मिथ की तरफ चला गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखें, अगर हम बिस्मिथ का भी जो है एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो क्या बना देगा? पोलोनियम बना देगा। देखें 83 से 84 हो गया, और ये देखें ये फिर जो है हमारे पास 1 पोजीशन राइट की तरफ चला जाएगा। बिस्मिथ से हम चले गए पोलोनियम की तरफ। तो इस पेज में आपने क्या समझने की कोशिश की है
कि अगर तो एटॉमिक नंबर 2 नंबर डिक्रीज़ हो जाए, 84 से 82 हो जाए, 2 यूनिट डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो एलिमेंट की पोजीशन लेफ़्ट की जानिब होती है और 2 यूनिट वो पीछे आ जाता है, ठीक है, 2 पोजीशंस वो पीछे आ जाता है। इसी तरीके से जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेड का एटॉमिक नंबर 82 था और बिस्मिथ का 83 था, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने से पोजीशन भी एक दर्जा आगे चली जाएगी एलिमेंट की, ठीक है। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होंगे और नीचे वाले केस में बीटा पार्टिकल रिलीज़ होंगे, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल कब रिलीज़ होंगे, जब एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तब कौन से पार्टिकल रिलीज़ होंगे, बीटा पार्टिकल रिलीज़ होंगे। तो आई थिंक आपको इसकी स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं आई की तरफ। कहता है न्यूक्लियाई, हमारे पास थ्योरी है द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं किसी चीज़ के टूट जाने को। न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। कहता है जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, जो खुद ब खुद रेडिएशंस को खारिज करते हैं विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, एंड डीकम्पोज स्पॉन्टेनियसली बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। कहता है जो हमारे पास रेडियो एक्टिव के न्यूक्लियस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये खुद ब खुद जो है डीकम्पोज हो जाते हैं और बीटा पार्टिकल रिलीज़ करते हैं, एंड बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट ऑफ इंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो कहता है कि जी हमारे पास जो जब बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे एक नया एलिमेंट बन जाएगा साथ ही, जिसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी, इंटायरली डिफरेंट होंगी, ठीक है। जैसा कि मैं अगर इसको समझने की कोशिश करूं, देखें इसने लेड ने बिस्मिथ बनाया और साथ ही क्या बनाया, बीटा पार्टिकल। लेड ने बीटा पार्टिकल रिलीज़ किए, बिस्मिथ बना दिया। बिस्मिथ की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेड से मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे समझना है कि जब हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ये ख़ुद ब खुद डीकम्पोज हो जाता है, बीटा पार्टिकल रिलीज़ करता है। जब एक नया एलिमेंट बनता है तो नए एलिमेंट की खसूसियात पेरेंट एलिमेंट से मुख्तलिफ होती हैं। द अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस अंडर गोइंग द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। जो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, ये किस प्रोसेस के ज़रिए जो है इमिट हुए हैं, ये डिसइंटीग्रेशन वाले प्रोसेस के थ्रू जो है ये रिलीज़ हुए हैं। डिसइंटीग्रेशन क्या कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ टूट जाए, ठीक है। ये देखें हमारे पास पोलोनियम लेड में टूट गया, साथ ही इसने हीलियम का न्यूक्लियस बना दिया। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ है, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ है। पोलोनियम डिसइंटीग्रेट कर गया लेड में और अल्फ़ा पार्टिकल में, मतलब हीलियम में। फिर हमारे पास आता है, देखें, द न्यू एलिमेंट सो फॉर्म्ड मे आल्सो बी अनस्टेबल। कहता है जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी अनस्टेबल होगा, एंड मे इमिट रेडिएशंस टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट, और वो एक नया एलिमेंट बना देगा। जैसा कि आप ये देखें, पहले पोलोनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है, लेड बना दिया है, ठीक है। तो पोलोनियम तो अनस्टेबल था ही था, लेड भी अनस्टेबल है, लेड भी अनस्टेबल है। लेड ने क्या काम किया, लेड ने चूँकि वो अनस्टेबल था, ये डिसइंटीग्रेट होकर इसने क्या बना दिया, बिस्मिथ बना दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट से जो एक न्यू एलिमेंट बनता है, पेरेंट एटम से एक न्यू एटम बनता है, वो पेरेंट एटम तो अनस्टेबल होता ही है, और जो न्यू एलिमेंट होता है ये भी अनस्टेबल होता है, और ये आगे जाकर मज़ीद डिसइंटीग्रेट कर जाता है और एक नया एलिमेंट बना देता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है इसकी एग्जांपल, व्हेन अ यूरेनियम विद एटॉमिक मास 238 एंड एटॉमिक नंबर 92 emits alpha particle, it yields X1
of atomic mass 234 and atomic number 90। कहता है यूरेनियम जब जो है क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, जिसका मास नंबर जो है या एटॉमिक मास कितना है 238 है। जब ये डिसइंटीग्रेट करेगा ये एक नया एलिमेंट बना देगा, साथ ही अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा। नया एलिमेंट को उसने नाम दिया है किसका, इसने नाम दिया है X1 का। ठीक है, एटॉमिक नंबर जैसे ये डिसइंटीग्रेट किया यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो गया है, इसका एटॉमिक मास 4 यूनिट्स कम हो गया, 238 से 234 पे चला गया है और एटॉमिक नंबर जो है 90 पे चला गया है। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स द चार्ज हैज़ डिक्रीज्ड 2 यूनिट्स एंड द मास बाय 4 यूनिट्स, द एलिमेंट इज़ नोन एज थोरियम। कहता है ये यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है जो चार्ज है मतलब प्रोटॉन्स हैं, जितने किसी एलिमेंट के पास प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पे जो चार्ज है 92 यूनिट्स जो है क्या हो रहा है, 92 यूनिट से 90 यूनिट की तरफ जा रहा है, मतलब 2 यूनिट्स डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरीके से एटॉमिक मास भी 4 यूनिट्स डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में जहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स बन रहे हैं वहीं पर हमें जो है एक नया एलिमेंट हासिल हो रहा है जो कि क्या है, थोरियम का है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कहता है व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास रिलीज़ होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, मैंने कहा था एटॉमिक नंबर 92 से 90 की तरफ गया है, तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट्स कम हो गए हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। थोरियम इज़ आल्सो अनस्टेबल लाइक यूरेनियम। जो थोरियम पीछे बना था, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी अनस्टेबल है। इट फर्दर इमिट्स एंड गिव बीटा पार्टिकल्स। पिछले रिएक्शन से हमें अल्फ़ा पार्टिकल हासिल हुए थे, थोरियम मज़ीद डिसइंटीग्रेट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, बीटा पार्टिकल्स बनाएगा। द न्यू एलिमेंट सो फॉर्म्ड नाउ हैज़ द सेम एटॉमिक मास बट एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीज टू 91। कहता है जो अब नया एलिमेंट बनेगा, ठीक है, वो नया एलिमेंट हमारे पास ये Pa बन रहा है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 यूनिट कम हो गया है, लेकिन मास नंबर वही का वही है। जो थोरियम का मास नंबर है 234, वही जो है Pa का जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास है। सिर्फ एटॉमिक नंबर कम हुआ है, मास नंबर वही का वही है। ठीक है, Pa किस क्या होता है, प्रोटेक्टिनियम, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिनियम जो है, हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, दिस न्यू एलिमेंट हैज़ द न्यू एटॉमिक मास 234। कहता है जो हमारे पास ये नया एलिमेंट बना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 234 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 91 है। ठीक है, तो देखें मैंने अभी तक आपको ये समझाने की कोशिश की कि शुरू में हमारे पास क्या होता है, ये शुरू में हमारे पास ये था कि यूरेनियम था, यूरेनियम ने अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ किए, थोरियम बना दिया, इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ हो गया 2 यूनिट्स। ठीक है, इसका मास नंबर डिक्रीज़ हो गया 4 यूनिट्स। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुए वहाँ पे थोरियम रिलीज़ हुआ। थोरियम ख़ुद भी अनस्टेबल है, थोरियम चूँकि ख़ुद अनस्टेबल है, ठीक है, ये आगे भी जाकर क्या करेगा, ये ख़ुद भी जाकर डिसइंटीग्रेट करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटेक्टिनियम बनाएगा, एक नया एलिमेंट बना देगा जिसका मास नंबर तो थोरियम वाला होगा मगर एटॉमिक नंबर जो है 1 यूनिट डिक्रीज़ हो चुका होगा, और इस रिएक्शन के नतीजे में बीटा पार्टिकल रिलीज़ होंगे। तो शुरू में अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, बाद में बीटा पार्टिकल रिलीज़ होते हैं। अच्छा, इसमें गैमा रेडिएशंस की क्या अहमियत है, अक्सर रिएक्शन में बीटा पार्टिकल्स के साथ हीट की सूरत में गैमा रेडिएशंस भी
रिलीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये असल में सेकेंडरी इम्पोर्टेंस की अहमियत रखती हैं, लेकिन ज़्यादा अहमियत इसमें किसकी है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की और बीटा पार्टिकल्स की। पहली डिसइंटीग्रेशन में अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हो जाते हैं और दूसरी जो है डिसइंटीग्रेशन में बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि आज के टॉपिक में हमने क्या समझा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं या बीटा पार्टिकल रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर में भी फ़र्क आता है, एटॉमिक नंबर में भी फ़र्क आता है। अगर ए से बी बना है, ए ख़ुद अनस्टेबल है, तो जो बी बनेगा वो भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो बी आगे फिर डिसइंटीग्रेट करेगा और सी बनाएगा और साथ में बीटा पार्टिकल्स को रिलीज़ कर देगा। पहले रिएक्शन में हमें अल्फ़ा पार्टिकल मिल जाएंगे और दूसरे रिएक्शन में हमें बीटा पार्टिकल मिल जाएंगे। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के टॉपिक का हमारा नाम था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ और इसी में हमने पढ़ा क्या चीज़, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है।